दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और हम बात कर रहे थे दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर जिला प्रशासन की, और जिला प्रशासन के अंदर हमने जिला प्रशासन के बारे में और हमने जिलाधीश या जिला कलेक्टर के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करते हैं दोस्तों उपखंड अधिकारी के बारे में। उपखंड अधिकारी जिसको SDO भी कहा जाता है। SDO उपखंड अधिकारी यानी सब डिविजनल ऑफिसर। क्या कहेंगे हम इसको? सब डिविजनल ऑफिसर। तो सब डिविजनल ऑफिसर यानी उपखंड अधिकारी की आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त होते रहें और नोटिफिकेशन उसके प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों शुरू करें। उपखंड अधिकारी, तो हमने पूर्व में चर्चा की थी जिले के बारे में। तो जिला दोस्तों हमने कहा था कि राज्य को जिलों में परिवर्तित करके और फिर जो प्रशासन है उसको उसका जो कार्य है वो संचालित किया जाता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं उपखंड अधिकारी की, तो दोस्तों उपखंड अधिकारी आया कहाँ से? देखिए, राजस्व प्रशासन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जिले को क्या कर दिया? जिले को कुछ उपखंडों में बांट दिया गया, यानी सब डिवीज़न बना दी गई। तो सबसे पहले तो क्या हुआ? सबसे पहले ये हुआ कि जिलों का क्या कर दिया गया? जिलों का विभाजन कर दिया गया। किसमें? जिलों का विभाजन किया गया उपखंडों में। उपखंडों में जिलों का विभाजन कर दिया गया और यहाँ पर जो इसका प्रमुख बना दिया गया, वो प्रमुख बनाया गया दोस्तों उपखंड अधिकारी को। यानी प्रत्येक उपखंड का एक उपखंड अधिकारी जो है वो इसका प्रमुख बना दिया गया। उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी को प्रमुख बना दिया गया, यानी SDO को उसका प्रमुख बना दिया गया। तो ये प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कहलाता है कौन? ये कहलाता है उपखंड अधिकारी। ये यहाँ का क्या है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है? SDO है। तो ये इसका अधिकारी कहलाता है। कई जगह इसको दोस्तों परगना अधिकारी भी कहा जाता है। परगना अधिकारी, कई जगह इसको परगना अधिकारी भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको उप जिला कलेक्टर भी कहा जाता है। उप जिला कलेक्टर भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तो है ही है, साथ में इसको परगना अधिकारी या फिर उप जिला कलेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो उपखंड अधिकारी होता है वो जिले में कलेक्टर और तहसीलदार के मध्यस्थ के रूप में काम करता है। क्या करता है? ये दोस्तों तहसीलदार व कलेक्टर के मध्यस्थ के रूप में है। तहसीलदार और कलेक्टर के मध्यस्थ के रूप में है कौन? SDO यानी उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी की अगर बात की जाए तो दोस्तों उपखंड अधिकारी की हम भूमिका की बात कर लें या कार्यों की बात कर लें, तो ये उपखंड अधिकारी जो है, ये सबसे पहले तो हम यही बात करें कि ये जो काम करता है ये जिलाधीश के निर्देशन में काम करता है। जिलाधीश के निर्देशन में कार्य करता है ये। अब जिलाधीश के निर्देशन में जब ये कार्य करता है तो सबसे पहले तो ये देखिए भाई इसके कार्य क्या हैं। तो इसके जो कार्य या भूमिका की हम बात करें, कार्य एवं भूमिका की बात करें तो इसके क्या कार्य और भूमिका है दोस्तों? जब हम इसके कार्यों की बात करते हैं, हम इसके दायित्वों की बात करते हैं, तो देखिए एक शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसके जो कार्य हैं वो है RME के। मुख्य रूप से ये RME के कार्य करता है। अब ये RME क्या है? अगर हम बात करें कि R फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू, M फॉर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, और E फॉर एग्जीक्यूटिव। तो ये तीन इसके प्रमुख दायित्व हैं, कार्य हैं। मतलब तो R फॉर रेवेन्यू, और रेवेन्यू मतलब राजस्व संबंधी कार्य, राजस्व संबंधी कार्य। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब
आप यहाँ पर उपखंड दंडनायक के रूप में भी कार्य करते हैं, तो उपखंड दंडनायक के रूप में ये न्यायिक कार्य करते हैं, न्यायिक कार्य। और वहीं पर एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, कार्यपालक अधिकारी के रूप में, कार्यपालक अधिकारी के रूप में। तो इस तरह से इनकी अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो RME जो है इनके मुख्य कार्य हैं। अब थोड़ा सा इनको विस्तार से विधिवत हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं उपखंड अधिकारी की भूमिका और कार्यों की, तो उपखंड अधिकारी अपने उपखंड का भू राजस्व अधिकारी होता है। क्या है? उपखंड अधिकारी अपने उपखंड का क्या होता है? भू राजस्व अधिकारी होता है। पहली चीज तो उपखंड अधिकारी अपने उपखंड का भू राजस्व अधिकारी होता है। और भू राजस्व अधिकारी के रूप में इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य हैं, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो है, सबसे पहले तो यही है कि भू अभिलेख तैयार करना, भू अभिलेख तैयार करना। ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये उस उपखंड के अंदर सर्वे सर्वा होता है, भू राजस्व अधिकारी होता है, तो फिर यहाँ पर उसका कार्य हो जाता है कि वह भू अभिलेख तैयार करे। इसके साथ साथ उसका काम है राजस्व प्रशासन को, राजस्व प्रशासन का निरीक्षण करना, राजस्व प्रशासन का निरीक्षण करना। इसके साथ जो उपखंड है उस उपखंड में जो कृषि उत्पादन है, उपखंड में कृषि उत्पादन का आकलन करना कि कृषि किस प्रकार की हुई है, कोई हानि तो नहीं हुई है, कोई बाढ़ वाढ़ की स्थिति तो नहीं है, कोई विपत्ति तो नहीं आई है किसानों को, वो सारी जो स्थिति है उसका आकलन करना भी इसका दायित्व बनता है कि ये उन चीज़ों को देखे। इसके अलावा इसका दायित्व ये भी है कि जो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण देखना, अतिक्रमण देखना कि साहब किसी ने सरकारी भूमि को रोक तो नहीं लिया है, अपना उस पर अधिकार तो स्थापित नहीं कर लिया है, तो ऐसी भूमि को देखना और रोकना, ऐसे कार्यों को होते हुए रोकना, ये भी कार्य उपखंड अधिकारी को होता है। इसके अलावा भू राजस्व वसूली के संबंध में निर्देश प्रदान करना, भू राजस्व वसूली, इसके संबंध में जो निर्देश प्रदान किए जाते हैं वो भी इसके द्वारा किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो इनका उपखंड होता है, अपने उपखंड में भू राजस्व से संबंधित, भू राजस्व से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की पालना पर निगरानी रखना, ये भी काम उपखंड अधिकारी के रूप में रहता है SDO का कि साहब अपने यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को देखें कि वह कार्य सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो कानून बनाए गए हैं वो कानून सही तरीके से लागू है या नहीं है, इनको भी इसे देखना होगा। यहीं पर जब हम बात करें, ये तो हमने बात की एक राजस्व अधिकारी के रूप में इनके क्या कार्य हैं। अगर हम बात करें न्यायिक अधिकारी के रूप में क्या कार्य हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं न्यायिक अधिकारी के रूप में क्या कार्य हैं। न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य, तो न्यायिक अधिकारी के रूप में क्या कार्य हैं दोस्तों इनके? दोस्तों न्यायिक अधिकारी के रूप में इनके कार्य है कि अगर मान लीजिए कोई भूमि संबंधी कोई सीमा विवाद या चरागाह की कोई स्थिति हो या फिर भू अभिलेख तथा पंजीकरण या भू राजस्व या फिर संपत्ति विभाजन संबंधी कोई विवाद हो, तो ऐसे विवादों का निपटारा जो है वो एक न्यायिक अधिकारी के रूप में SDO के द्वारा किया जाता है। तो ये न्यायिक अधिकारी के रूप में जो कार्य हैं वो इस प्रकार SDO जो है
वो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये दंडनायक के रूप में भी कार्य करता है, दंड नायक के रूप में। तो दंडनायक के रूप में क्या कार्य है, देखिए दंडनायक के रूप में अगर हम बात करें, यानी ये किसके रूप में कार्य करता है, ये काम करता है एसडीएम, एसडीएम के रूप में कार्य करता है। यानी इसे क्या कहा जाता है, इसे सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट के रूप में भी इसके कार्य होते हैं। और क्या कार्य हैं, ये कार्य हैं दोस्तों, ये पहला कार्य तो यही है कि साहब ये अपने उपखंड क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था को स्थापित करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखना अपने उपखंड के अंदर। दूसरा है पुलिस थानों, जो पुलिस थाने हैं उन पुलिस थानों या चौकियों का निरीक्षण करना कि वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, सही व्यवस्था है या नहीं है, कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे पुलिस थानों और चौकियों का निरीक्षण करना। इसके अलावा फौजदारी प्रशासन का संचालन करना, फौजदारी प्रशासन का संचालन, ये भी इनका दंडनायक के रूप में कार्य है। इसके साथ साथ धारा 144 लागू करने का जो अधिकार है अपने क्षेत्र के अंदर, उपखंड के अंदर, वो भी इनका अधिकार। तो ये कार्य दंडनायक के रूप में करता है एसडीएम। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इनके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी कुछ कार्य हैं दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या कार्य है दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनके कार्य हैं कि गांवों में आर्थिक, सामाजिक व जो विकास कार्यक्रम हैं, उन विकास कार्यक्रमों का संचालन ठीक प्रकार से हो, ये जो कार्य है ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एसडीओ के जिम्मे ही आते हैं। तो ये है दोस्तों एसडीओ, उपखंड अधिकारी, जो उपखंड प्रशासन के रूप में अपने उपखंड को देखता है, उसकी देखभाल करता है, उसके यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करता है, अपने क्षेत्र के अंदर सभी कार्यों को देखने का काम करता है। जिलाधीश का जो निर्देशन मिलता है उस निर्देशन के अनुसार काम करने का ये दायित्व जो है ये उपखंड अधिकारी का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तहसीलदार की, जो कि उपखंड के नीचे होता है तहसील। तो दोस्तों बात करते हैं हम तहसीलदार की कि आखिर वह तहसीलदार जो है वो क्या काम करता है। तहसीलदार, देखिए तहसीलदार पहले तो कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तहसीलदार होता है दोस्तों, इसका स्तर होता है तहसील, तहसील स्तर पर ये तहसीलदार होता है। और तहसील स्तर पर यानी सभी जो उपखंड हैं, देखिए हमने बात की जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन को किस में बांटा गया, जिला प्रशासन को बांटा गया उपखंड में। और उपखंड को किस में बांटा गया, उपखंड को बांटा गया तहसील में। तो जितने भी उपखंड हैं उन उपखंडों को किस में बांट दिया गया, तहसीलों में बांट दिया गया, तहसीलों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है। और इन तहसीलों का प्रमुख कौन, इन तहसीलों का प्रमुख दोस्तों तहसीलदार, तहसीलदार इनका प्रमुख होता है। और ये तहसीलदार जो है ये राजस्थान तहसीलदार सेवा का अधिकारी होता है, यानी आरटीएस होता है। और इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है राजस्व मंडल के द्वारा। और ये जो है ये एक राजपत्रित अधिकारी होता है, राजपत्रित अधिकारी होता है। तो तहसीलदार कहाँ पर होगा, तहसील स्तर पर होगा। और ये उपखंड जो है तहसीलों में विभक्त कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर प्रमुख तहसीलदार बना दिया जाता है। तहसीलदार आरटीएस होता है, यानी राजस्थान तहसीलदार सेवा का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। और ये राजपत्रित अधिकारी होता है। तो बात करें राजस्व मंडल द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो ये कब दिया गया ये अधिकार दोस्तों, 1956 में दिया गया। 1956 में जो तहसीलदार सेवा का नियंत्रण किसको दे दिया गया, राजस्व मंडल को।
मंडल को दिया गया। तो राजस्व मंडल को 1956 में तहसीलदार सेवा का नियंत्रण जो है उसको दे दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके कार्यों की। तो तहसीलदार के क्या कार्य हैं, आइए देख लेते हैं। तहसीलदार के कार्य, अगर तहसीलदार के कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भू राजस्व संबंधी कार्य। भू राजस्व संबंधी, अब भू राजस्व संबंधी कार्य क्या है, देखिए भू राजस्व संबंधी कार्यों के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि तहसीलदार को हमने किसका हेड बनाया, हमने तहसील का हेड बनाया। तो जब तहसील का हेड बनाया तो अपने क्षेत्र के अंदर, अपने तहसील क्षेत्र के जो भू अभिलेख हैं, उन भू अभिलेखों का क्या करेगा, उन भू अभिलेखों का एक तो निरूपण करेगा, यानी उनको तैयार कराने का काम, और उनका संरक्षण, तो ये किसका काम है, ये तहसीलदार का काम है भू राजस्व अधिकारी के रूप में। फिर इसके नियंत्रण में जो इसके अधीनस्थ कर्मचारी है, जैसे कि पटवारी है, कानूनगो है, इसके अलावा भूमि निरीक्षक हैं, इनका क्या करेगा, इनका निरीक्षण करना, इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का क्या करेगा, निरीक्षण करने का काम जो है वो किसका है, तहसीलदार का है। इसके अलावा राजस्व वसूली में नियमों का उल्लंघन करने पर क्या देना, दंड देना। तो नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने का अधिकार किसको है, भू राजस्व अधिकारी यानी तहसीलदार को है। नेक्स्ट हम बात करें इसके न्यायिक कार्यों की। न्यायिक कार्य, तो न्यायिक कार्यों के रूप में सबसे पहले तो हम बात करें कि दोस्तों न्यायिक कार्य कब करेगा। न्यायिक कार्यों के लिए इसके पास जो शक्ति आ जाती है वो आ जाती है द्वितीय श्रेणी का जो कार्यपालक दंडनायक होता है, जिसको हम मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, के रूप में। तो द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ये कार्य शुरू कर देता है। प्रथम श्रेणी का कौन, प्रथम श्रेणी की हमने बात की थी, जो एसडीओ था वो। द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ये काम करता है, और इसके साथ न्यायिक कार्यों के रूप में क्या करता है, जो काश्तकारी कानून है, काश्तकारी है, चारागाह की भूमि है, चारागाह की भूमि, इसके अलावा सीमा विवाद है, इसके अलावा उत्तराधिकार, भू संपत्ति का विभाजन है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। इन मामलों में सुनवाई की जो शक्ति है, वो सुनवाई की शक्ति किसे प्राप्त है, वो सुनवाई की शक्ति प्राप्त है दोस्तों तहसीलदार को। ठीक है, इसके साथ साथ तहसीलदार दोस्तों तहसील में जो राजकीय पत्र आते हैं, तहसील में राजकीय जो पत्र आते हैं, उन पत्रों का तामीली का कार्य भी तहसीलदार का है। तो ये कार्य जो है न्यायिक कार्य के रूप में किए जाते हैं, किसके द्वारा, तहसीलदार के द्वारा। अब हम बात करते हैं इनके प्रशासनिक कार्यों की। तहसीलदार जी के प्रशासनिक कार्य क्या क्या हैं। प्रशासनिक कार्य, जैसे तहसीलदार के अगर प्रशासनिक कार्यों की हम बात करें तो प्रशासनिक कार्यों के रूप में सबसे पहला काम तो इनका यही है कि सस्ते मूल्य की दुकानों पर नियंत्रण करना। सस्ते मूल्य की दुकानों पर नियंत्रण, सस्ते मूल्य की जो दुकानें हैं उन पर नियंत्रण करना, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें आती है, राशन की दुकानें जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर नियंत्रण करना। ठीक है, इसके साथ साथ जो जन्म मृत्यु पंजीयन है, जन्म मृत्यु पंजीयन एवं जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना।
तो ये काम भी कौन करता है? ये तहसीलदार का जो कार्य है वो जन्म मृत्यु पंजीयन व जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा विकास कार्यक्रमों का संचालन, विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है तहसीलदार के द्वारा, और साथ साथ प्रोटोकॉल जो है उस प्रोटोकॉल के दायित्व को पूरा करने का काम भी है, दायित्व पूरे करना। और जो उप कोषालय हैं तहसील के अंतर्गत, उप कोषालय हैं, उन उप कोषालयों का संचालन ये भी कौन करता है? ये तहसीलदार करता है। तो ये सब कार्य किसके हैं दोस्तों? ये तहसील स्तर पर तहसीलदार के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार कौन सा होता है दोस्तों? तहसील स्तर पर तहसीलदार के नीचे जो होता है वो नायब तहसीलदार होता है। तहसीलदार के नीचे, तो तहसीलदार के नीचे कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है। और जो 20 पटवार सर्किल होते हैं, 20 पटवार सर्किल पर क्या बनाया जाता है? एक उप तहसील बनाई जाती है, उप तहसील बनाई जाती है। और ये जो उप तहसील होती है, इस उप तहसील ये क्या है? ये एक राजस्व तहसील की इकाई है, राजस्व तहसील की इकाई के रूप में कार्य करती है। और इसका जो मुखिया होता है, इसका जो प्रमुख होता है, वो प्रमुख कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है तहसीलदार के कार्य में सहायता करना, ये इसका कार्य होता है। तो ये हमने बात की नायब तहसीलदार की। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अन्य जो भाग बचे हैं हमारे, जैसे कानून गो या जिसको गिरदावर भी कहा जाता है और पटवारी, इनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।